एक जंग जारी है, दूसरे की तैयारी है। जंग लंबी जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, बेचारी जनता की हालत बिगड़ती जाएगी। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के युद्ध की ज्वाला अभी शांत भी नहीं हुई कि अब दूसरे जंग के आसार दिखने लगे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मंदी और महंगाई की वो सुनामी आएगी जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर जाएगी। रूस और यूक्रेन की जंग से हालात बदतर हो गए हैं। महंगाई आसमान छू और मंदी की मार से अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। अभी तो ये आगाज भर है। अगर हालात ऐसे ही रहे और जंग लंबी खिंच गई तो अंजाम कैसा होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, दिमाग के सारे घोड़े दौड़ने लगेंगे और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आपके घर का बजट कैसे चलेगा। आपकी इनकम और घर के खर्च में इतना अंतर हो जाएगा कि आपका दिमाग फ्यूज हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम युद्ध के इसी साइड इफेक्ट के विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दूसरे जंग की तैयारी कहाँ हो रही है और अगर ये जंग भी हो गई तो हालात कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो। दोस्तों, जंग के साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि दूसरे जंग की आहट कहाँ सुनाई दे रही है और अगर एक और जंग छिड़ गई तो तस्वीर क्या होगी। दोस्तों, पिछले 19 दिनों से जारी रूस और यूक्रेन के जंग के कारण सब कुछ बर्बाद हो रहा है। युद्ध के इस बला ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगर यही आलम रहा तो लोग दाने दाने के लिए मोहताज होने लगेंगे, मार काट मच जाएगी। एक युद्ध से ये आलम है तो सोचिए अगर दूसरा युद्ध हो जाए तो क्या होगा। मैं ऐसे आशंका क्यों जाहिर कर रहा हूं वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल ईरान ने इराक में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ईरानी सेना ने खुद माना है कि ईरान के ऊपर दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइलों के पीछे उसका हाथ है। हालांकि ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने इस मिसाइलों के जरिए इराक में मौजूद इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है, अमेरिकी दूतावास को नहीं। इस हमले को लेकर विस्तार से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ईरान की सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा कि ईरान ने इराक पर 10 फतेह मिसाइलें दागी थी। इनमें कई फतेह 110 मिसाइलें भी शामिल थी। अमेरिका ने ईरानी सेना के इस मिसाइल हमले की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि हम ईरान को जवाबदेह ठहराने में इराक सरकार का समर्थन करेंगे। हम इराक की पूर्ण संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के पीछे खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका क्या कार्रवाई करेगा। क्या वो ईरान को उसी के भाषा में सबक सिखाएगा या फिर उसे चेतावनी देकर छोड़ देगा। दोस्तों, पिछले 48 घंटे में अमेरिका के रिएक्शन को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाइडेन प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तनाव का कोई नया मोर्चा खुले। दूसरी ओर ईरान पर कार्रवाई करने से तीसरे विश्व युद्ध का भी खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका को ईरान के इस मिसाइल हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की ठोस वजह भी मौजूद है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने ईरान के खिलाफ अभी कार्रवाई की तो हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। ईरान पहले से ही अमेरिका विरोधी देशों के साथ खड़ा है। रूस, चीन और ईरान पिछले कई साल से अमेरिका के खिलाफ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन कैसे भी करके ईरान को परमाणु समझौते में वापस लाना चाहते हैं। इसे लेकर जिनेवा में कई महीनों से बैठकें भी चल रही हैं। ऐसे में अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई होती है तो ईरान बातचीत से साफ पीछे हट जाएगा, जिसके बाद ईरान परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने की कोशिश को भी तेज कर सकता है। ऐसे में अमेरिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दोस्तों, फिलहाल मौजूदा हालात से तो यही लगता है कि अमेरिका ईरान पर आक्रमण नहीं करेगा और न ही ऐसी कोई कार्रवाई करेगा जिससे कि युद्ध जैसी कोई आशंका भी जाहिर हो। लेकिन एक युद्ध जो चल रहा है उसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। मंदी की मार दुनिया को डराने लगी है और बढ़ती महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। दोस्तों, रूस तेल और गैस के टॉप 3 आपूर्तिकार देशों में से एक। जंग छिड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें चढ़ी हैं। ये $110 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। एक समय कीमतें $139 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। इसके बाद अमेरिका, वेनेजुएला और अन्य देशों ने सप्लाई बढ़ाई थी। इसने क्रूड के दामों पर अंकुश लगाने का काम किया था। अमेरिका, ब्रिटेन और ज्यादातर यूरोप ने रूस के तेल की खरीद पर बैन लगाया है या फिर उससे तेल नहीं खरीदने का फैसला किया। रूस रोजाना 45 से 50 लाख बैरल क्रूड सप्लाई करता। जहां तक भारत की बात है तो भारत रूस से करीब $1 अरब का तेल खरीदता है। ये भारत के लिए मौका भी है। रूस ने भारत को सस्ते दामों पर अपना तेल खरीदने की पेशकश की है।
इसका भुगतान रुपए रूबल एक्सचेंज में किया जा सकता है। भारत भी रूस के तेल और गैस सेक्टर में निवेश की संभावना तलाश रहा है, लिहाजा ये उसके लिए बड़ा मौका है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम बढ़ने पर भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जिससे दूसरी चीजें भी महंगी होंगी, क्योंकि माल भाड़ा बढ़ जाएगा, जिससे दामों में तेजी से बढ़ोतरी होगी और हमारी और आपकी जेब और ढीली होगी। दोस्तों, रूस यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहते हैं। दोनों देश दुनिया के कई मुल्कों को खाद्यान्न और खाद्य तेल की आपूर्ति करते हैं। दोनों को मिला लें तो ये मिलकर करीब 30% गेहूं की सप्लाई करते हैं। यूक्रेन सूरजमुखी तेल का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत में भी खाने पीने की चीजों में इस तेल का काफी इस्तेमाल होता है। रूस इसका दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। दोनों देश मिलकर 60% सूरजमुखी तेल का उत्पादन करते हैं। जंग के कारण इसके उत्पादन में असर पड़ा है, जिससे इनके दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आलम यह है कि ये 14 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि गेहूं की फसल को लेकर भारत के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश गेहूं के आयात के लिए अब कहीं और का रुख करेंगे, लिहाजा भारतीय किसानों को इसका अच्छा फायदा हो सकता है। दोस्तों, रूस वर्ल्ड मार्केट में सोने का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ऑस्ट्रेलिया और चीन ही इस मामले में उसके ऊपर हैं। जंग छिड़ने के बाद से सोने की कीमतों में लगातार तेजी आई है। भारत अपनी गोल्ड डिमांड को आयात से पूरा करता है। जानकारों का कहना है कि जंग और लंबी खिंची तो सोने के दाम 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर जा सकते हैं। इस युद्ध का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर भी असर पड़ेगा। चिप्स और माइक्रोचिप्स बनाने वाली ज्यादातर इंडस्ट्री यही है, लिहाजा इनके सप्लाई पर इनका असर दिखने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। युद्ध के कारण स्मार्टफोन, होम अप्लायंस, कंप्यूटर और मेडिकल इक्विपमेंट का उत्पादन नहीं हो पा रहा, लिहाजा इनके दाम भी बढ़ रहे हैं। दुनिया चिप बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के लिए काफी कुछ अमेरिका और यूरोप पर निर्भर है। इसमें नियोन गैस और पैलेडियम दो प्रमुख रॉ मटेरियल हैं। यूक्रेन सेमीकंडक्टर्स के लिए 90% से ज्यादा नियोन मुहैया कराता है, वहीं रूस बड़ी मात्रा में पैलेडियम की आपूर्ति करता है। युद्ध के कारण इन दोनों चीजों की सप्लाई बाधित हो गई है, जिससे बाजार में इनकी कमी हो गई है और दाम बढ़ रहे हैं। वहीं रूस पर तरह तरह के प्रतिबंधों ने एनर्जी से लेकर टेलीकॉम सेक्टर को प्रभावित किया है। इस तरह रूस पर लगे बैन का असर उन देशों पर भी पड़ेगा जो इससे अब तक तमाम तरह की चीजें खरीदते रहे हैं। दोस्तों, भारत में इस युद्ध के असर की बात करें तो थोक महंगाई दर में जनवरी के मुकाबले फरवरी में उछाल देखने को मिली है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर अप्रैल 2021 के बाद से लगातार 11वें महीने में दोहरे अंकों में रही है। इन आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने के सामान की कीमतों में उछाल से थोक महंगाई दर में यह इजाफा देखने को मिला है। जनवरी में थोक महंगाई दर 12.96% पर रही है। उससे पहले दिसंबर 2021 में ये 13.56% पर रही थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल केमिकल्स और केमिकल प्रोडक्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, खाने पीने के सामान और नॉन फूड आर्टिकल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। हालांकि इसी बीच जनवरी की तुलना में फरवरी में फूड आर्टिकल्स की महंगाई घट गई है। सब्जियों की थोक महंगाई जनवरी के 38.45% से घटकर फरवरी में 26.93% पर आ गई है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि अगर युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ और लंबा खिंच गया तो महंगाई में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी, जो आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ देगी और वो त्राहिमाम करने लगेगा और विपक्ष इसका सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ने लगेगा। जय हिंद, जय भारत।